अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 16 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक किस कंपनी के संस्थापक झांग यिमिंग 60 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। तो हाल ही में झांग यिमिंग की कुल संपत्ति 60 अरब डॉलर से भी अधिक हो गई है। ये किस कंपनी के मालिक हैं? ये मालिक है टिकटॉक के, और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों के क्लब में शामिल हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जिस स्पीड से इनकी ग्रोथ हो रही है, अगर इसी रेट से इनकी ग्रोथ होती रही तो यह चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं टिकटॉक की। तो इसकी अगर पेरेंट कंपनी पूछ ली जाए, मूल कंपनी पूछ ली जाए, तो याद रखना है क्या है? बाइट डांस। ठीक है, तो आप देखिए कितना भी टिकटॉक जाए, टिकटॉक लगातार ग्रोथ कर रही है। हाल ही में मशहूर इतिहासकार एवं पद्मश्री सम्मानित इतिहासकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यूपी में ये प्रश्न पूछा ही जाना है। इनका नाम है योगेश प्रवीण। ठीक है, इन्हें खासकर जाना जाता है अवध और लखनऊ के इतिहास लेखन के लिए। जो प्रवीण जी हैं, इन्होंने अवध और लखनऊ के इतिहास पर कई किताबें लिखी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध इनकी किताब है लखनऊ नामा। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ कहा जाता है। नोट कर लीजिए, योगेश प्रवीण को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो उमराव जान की कब्र थी वह इनके द्वारा ही खोजी गई थी। कहाँ स्थित है उमराव जान की कब्र? ताल कटोरा में। जो योगेश प्रवीण जी हैं, ये जो फिल्मों की शूटिंग होती थी लखनऊ में कहाँ पर होगी, ये सब लोकेशन कौन बताते थे फिल्म निर्माताओं को? योगेश प्रवीण जी ही। ठीक, उमराव जान की शूटिंग होनी थी, उसके पहले ही योगेश प्रवीण जी ने उमराव जान की जो कब्र थी उसको खोज लिया था, उसके बाद शूटिंग हुई थी। याद रखना है। इसके साथ ही आपको बता दें, पद्मश्री, यूपी रत्न, यश भारती जैसे बहुतेरे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। इन कानून के अंतर्गत क्या होगा? जो भी ऑफिस यहाँ पे काम करते हैं उन ऑफिस को न्यूजीलैंड सरकार को रिपोर्ट करना होगा कि उनकी जो काम करने की संस्कृति है, वर्किंग कल्चर है, उससे जलवायु पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर हो गया? इसके साथ ही आप याद रखेंगे, जापान ने एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2050 तक वे कार्बन एमिशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, शून्य कार्बन के लिए इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 2050 तक। अगला प्रश्न है, ई सेंटा या ई सांता एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह भी आपको आने वाली किसी न किसी परीक्षा में एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। ई सेंटा संबंधित है एक्वा कल्चर उत्पाद से। एक्वा कल्चर उत्पाद में क्या आएगा? फिश वगैरह आएंगी, और भी समुद्री जीव होते हैं जिनका भोजन के रूप में प्रयोग होता है, वे सब एक्वा कल्चर उत्पाद में आएंगे। अब बात करते हैं, ये ई सेंटा जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नोट करिए, ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मछुआरों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करना। ठीक है, यानी यहाँ पर मछुआरों और खरीदारों को जोड़ा जाएगा ताकि जो मछुआरे हैं उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके अपने उत्पाद के लिए। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं ई सेंटा का फुल फॉर्म क्या है। तो आप नोट कर सकते हैं, ई सेंटा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग, ऑगमेंटिंग अर्थात बढ़ावा देना, NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वा कल्चर। NACSA क्या है? ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है मध्यम और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसके साथ याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, ई सेंटा एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, ये कनेक्ट करेगा मछुआरों और खरीदारों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? तो आपको याद होगा, एवर गिवन शिप जो है वो एक सुएज नहर में फंस गया था, जिसके कारण लगभग जो समुद्री व्यापार था वो एक सप्ताह के लिए प्रभावित रहा था। ठीक है, तो इसी के लिए मिस्र ने क्या किया है? एवर गिवन को जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है। कहा है कि 900 मिलियन डॉलर आप पे करिए, उसके बाद आप अपना एवर गिवन शिप ले जाइए, क्योंकि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो व्यापार था वैश्विक वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, तो आपको उसका कंपनसेशन जुर्माना तो भरना ही होगा। तो याद रखना 900 मिलियन डॉलर। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। देखिए, इसी तरीके से जो नए नए टाइगर रिजर्व हैं वे चर्चा में आते हैं और परीक्षाएं पूछ जाते हैं, फिर लगता है कि इतने सारे टाइगर रिजर्व कैसे याद रखें। तो याद रखने का तरीका यही है कि जो भी नए आए उन्हें याद रखिए। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? यहाँ पे हाल ही में आग लग गई थी और जो दमकल कर्मी थे उन्होंने जब आग बुझाने का प्रयत्न किया तो उसमें 3 किसान की मृत्यु हो गई थी, कुछ और किसान भी इसमें हताहत हुए थे, जिसके कारण ये नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश से संबंधित है? तो आप जानते होंगे फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र संबंधित है जापान में। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा, 2011 में एक सुनामी आई थी जिससे जापान में भारी तबाही मची थी और जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र था वह भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था, डैमेज हो गया था और बड़े बड़े जो जहाज़ थे जापान के वे सब डूब गए थे। तो जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र था इसमें जो रिएक्टर लगे हुए थे वे पिघलने लगे थे। तो अगर पिघलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन विस्फोट हो गया था, तो हाइड्रोजन विस्फोट के कारण जब इसके रिएक्टर पिघलने लगे तो पिघलने से बचाने के लिए, ताकि जो रेडिएशन है और ज़्यादा ना फैले, 1 मिलियन टन जल का प्रयोग किया गया इस संयंत्र को शांत करने के लिए, ठीक है, बुझाने के लिए। और अब वो जल क्या हो गया? दूषित हो गया। तो अभी जल यहीं पर कैप्चर था, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में कैप्चर था अभी तक, लेकिन अब सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसे धीरे धीरे ट्रीट करके, यानी उपचार करके, इसका शुद्धिकरण करके किसी प्रकार से इसे पुनः समुद्र में छोड़ा जाए। लेकिन जो वहाँ के अन्य लोग हैं जो काम करते हैं, मछुआरे वगैरह हैं, उनका कहना है कि इससे जैव विविधता प्रभावित होगी, ठीक है। रेडिएशन से क्या होगा? मछली वगैरह की जो मछली है, अन्य एक्वाकल्चर है, उनको अफेक्ट पड़ेगा, वे प्रभावित होंगे, इसलिए काफ़ी कड़ा विरोध हो रहा है। तो आपको याद रखना है फुकुशिमा दाइची संयंत्र कहाँ है? जापान में है। 2011 में सुनामी में यह प्रभावित हुआ था। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस संगठन ने स्वास्थ्य और पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 3 संगठन के द्वारा, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र, अशोक विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर डी विकल्प होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो याद रखना है उपयुक्त सभी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका सीधा सा जैसा नाम है डिजिटल कोष, यानी कि एक कोष बनाया जाएगा जहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग विभिन्न विषयों पर रिसर्च करके पोषण ज्ञान संबंधी जो अपनी थीसिस हैं वे यहाँ पर नोट करा सकते। और हाल ही में आप सुना होगा कि आहार क्रांति चलाया गया है, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट रखिए, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किसको फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान हाल ही में दिया गया है? आपके विकल्प हैं गुनीत मोंगा, नरेंद्र मोदी, आतिशी या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आप देंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बन गई हैं? आपके विकल्प हैं पूनम गुप्ता, शेखर शाह, पूजा गुप्ता या वनिता गुप्ता। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को उंगली में चोट के कारण पूरे IPL सीजन से बाहर होना पड़ा? ऐसा मेरा अंदाजा है कि यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपके विकल्प हैं बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, चेतन सकारिया या इनमें से कोई नहीं। तो तीनों प्रश्न हो गए। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया मुकेश सिंह जी के द्वारा। मुकेश सिंह जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए उप लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तीसरे नए उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं सुरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। पहले से कौन थे? शंभू सिंह और दिनेश कुमार सिंह। अब ये 3 उप लोकायुक्त है और संजय सिंह कौन है? ये लोकायुक्त है, याद रखेंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का वैश्विक उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह नियुक्त किया गया आतिशी को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का वैश्विक ग्लोबल उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। यह संस्था क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1750 से अधिक
शहर हैं जिनको बताया जाता है कि किस प्रकार से वे सस्टेनेबली ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, सतत विकास किस प्रकार से कर सकती हैं, इसके लिए एक रोड मैप बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी उपाध्यक्ष बनी है आतिशी। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायोग ने किस भाषा को सीखने के लिए बांग्लादेश में एक ऐप लॉन्च की है, लिटिल गुरु। तो भाषा है संस्कृत, पूछा जाएगा, याद रखिएगा कहाँ लॉन्च की गई है, बांग्लादेश में लिटिल गुरु ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।